हेलो दोस्तों, मैं धनंजय गुप्ता आपका स्वागत करता हूं आज एक नई वीडियो में। आज के इस वीडियो की हमारी टॉपिक है लेड स्टोरेज बैटरी, या हिंदी में इसको आप कहेंगे लेड संचायक बैटरी। तो चलिए सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि लेड स्टोरेज बैटरी होती क्या है। यहाँ पर मैंने एक इमेज दिखाया है आपको। आप इस प्रकार की बैटरी अपने घर पे ज़रूर देखे होंगे। इस प्रकार की बैटरी आपकी इन्वर्टर में यूज होती है या फिर कुछ गाड़ियों में भी यूज होती है, जैसे आप ट्रैक्टर में देखे होंगे, ट्रक में देखे होंगे, इस प्रकार की बैटरी लगी होती है। आप इस बैटरी के बारे में एक बात बहुत अच्छे से जानते होंगे कि जब यह डाउन हो जाती है तो फिर से इसको चार्ज करते हैं और चार्ज करके फिर से प्रयोग में लाते हैं। और मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि बैटरी या फिर सेल दो प्रकार के हो सकते हैं। पहला प्रकार होता है जिसको हम कहते हैं प्राथमिक सेल। ये ऐसे सेल होते हैं जो एक बार डाउन हो गए तो आप उसको पुनः चार्ज करके प्रयोग में नहीं ले पाएंगे। दूसरा प्रकार होता है द्वितीयक सेल, या जिसको आप सेकेंडरी सेल कहते हैं या गौण सेल कहते हैं, जिसको एक बार डाउन हो जाने के बाद आप फिर से चार्ज करके प्रयोग में ले सकते हैं। अब क्योंकि इस बैटरी को, आपके इन्वर्टर की बैटरी को एक बार डाउन होने के बाद फिर से आप चार्ज करते हैं और उपयोग में लेते हैं, इसलिए इसको हम कहेंगे सेकेंडरी सेल या सेकेंडरी बैटरी। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि लेड संचायक बैटरी एक गौण बैटरी यानी कि एक सेकेंडरी बैटरी है। इसका उपयोग साधारणतः स्वचालित वाहन, इन्वर्टर आदि में किया जाता है। अभी मैंने बताया कि आप ट्रक में, ट्रैक्टर में इस प्रकार की बैटरी देखते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं लेड स्टोरेज बैटरी की संरचना को लेकर। लेड स्टोरेज बैटरी या लेड संचायक बैटरी बनाने के लिए सबसे पहले हमको एक ऐसे बॉक्स की ज़रूरत होती है जो कि प्लास्टिक या रबर का होता है, और इस बॉक्स को यहाँ पर हम नाम दे रहे हैं सेल केस। अब इस सेल केस में हम एनोड लगाएंगे जो कि एक प्लेट होगा, और ये प्लेट बना होगा लेड धातु का। एक दूसरा प्लेट लगाएंगे जो कैथोड होगा, जो कि लेड ऑक्साइड का यानी PbO2 का बना होगा। और आप जानते हैं कि ये दोनों प्लेट एक दूसरे के बहुत ही संपर्क में हैं, तो आपस में शॉर्ट ना करें, इसलिए बीच में हम एक सेपरेटर लगाते हैं। रबर का एक प्लेट लगा देते हैं, रबर का एक पीस लगाते हैं जो शॉर्ट करने से बचाता है। यहाँ तक का ये पूरा सिस्टम जो अभी आपको दिखाई दे रहा है सेल केस के अंदर, ये आपकी लेड संचायक बैटरी नहीं है, बल्कि उसका एक पार्ट है जिसको हम कहेंगे एक सेल। आपको पता होगा लेड संचायक बैटरी कई सेलों को आपस में जोड़कर बनाई जाती है। तो चलिए कुछ और भी सेल इसमें लगाते हैं। तो देखिए ये सेल केस में हमने एक दूसरा सेल लगाया और फिर एक और सेल लगा देते हैं, ये तीसरा सेल लगाया। अब यदि इन तीनों सेल को हम श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे तो तीनों सेल को एक साथ जोड़ने के बाद जो सिस्टम मिलेगा उसको हम कहेंगे बैटरी। आप जानते हैं कि किसी भी सेल या बैटरी में एक विद्युत अपघट्य पदार्थ होता है। तो लेड संचायक बैटरी में जो विद्युत अपघट्य पदार्थ है वो है H2SO4 का विलयन, यानी सल्फ्यूरिक अम्ल का विलयन। इसीलिए इसको कुछ लोग लेड एसिड संचायक बैटरी भी कहते हैं। बात क्लियर है? अब इन तीनों सेलों को हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। तो कैसे जोड़ेंगे? एक के कैथोड को बगल वाले के एनोड से जोड़ देंगे, और देखें यहाँ पर पहले का एनोड और लास्ट वाले का कैथोड खाली है, एनोड बचा हुआ है, यहाँ कैथोड बचा हुआ है। इन दोनों को हम बाहर निकाल लेंगे और इसको हम एक नोब से जोड़ देंगे जहाँ पर हम कनेक्शन देंगे। आप जानते हैं लेड स्टोरेज बैटरी का यूज कहाँ होता है। आपने पढ़ा था कि इन्वर्टर में जो बैटरी होती है, इन्वर्टर की जो बैटरी होती है वो लेड एसिड बैटरी होती है, या फिर गाड़ियों में जैसे आपके कार में, ट्रैक्टर में जो बैटरी लगती है वो लेड स्टोरेज बैटरी होती है। तो आपने देखा होगा कि यहाँ पे दो घुंडियाँ निकली होती हैं जहाँ पे आप कनेक्शन देते हैं, एक माइनस का एक प्लस का। माइनस वाले को आप एनोड कहेंगे, प्लस वाले को आप कैथोड कहेंगे। बात क्लियर है? पीछे भी मैंने आपको बताया था कि गैल्वेनिक सेल जब होगा तो ऋण वाले इलेक्ट्रोड को आप एनोड कहते हैं और प्लस वाले को कैथोड कहते हैं। तो ये हो गई थोड़ी सी संरचना के बारे में। संरचना आपको थोड़ा बहुत आना चाहिए, तभी आप इसके रिएक्शंस को समझ पाएंगे, इसलिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा रिवीजन करा दिया। तो चलिए अब बात करते हैं इससे होने वाली अभिक्रियाओं को लेकर। तो देखिए यदि हमने इस तरह बैटरी को रख दिया तो इसमें कोई अभिक्रिया नहीं होगी। बैटरी काम कब करती है, यानी इसमें अभिक्रिया कब होगी?
जब यहाँ पर हम एनोड को और कैथोड को एक धातु के तार से जोड़ें और बीच में कोई लोड लगा दे, जैसे मान लीजिए एक बल्ब लगा दे, तो बल्ब जलने लगेगा और उस जलने की क्रिया में यहाँ पर अभिक्रियाएं होंगी जो विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करेंगी और उसी विद्युत ऊर्जा से बल्ब प्रदीप्त होगा यानी जलेगा। बात क्लियर है? कैसे? तो देखिए, जैसे हमने बनाया है उसी को अपने शब्दों में लिखेंगे। देखिए, हमने लिखा है यहाँ पर एक लेड संचायक बैटरी कई सेलों से बनी होती है। बात क्लियर है? जो एक दूसरे के साथ श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं। सभी सेल एक साथ एक कठोर रबर या प्लास्टिक के केस में पैक रहते हैं। आपने संरचना में देखा कि कई सेल थे, श्रेणी क्रम में जुड़े थे और सारे सेल एक सिस्टम में थे, एक डिब्बे में थे, जिसको आप सेल केस कहते थे, जो प्लास्टिक या रबर का बना हुआ था। प्रत्येक सेल का एनोड लेड धातु का और कैथोड लेड डाइऑक्साइड विलेपित यानी कोटेड लेड धातु का होता है। तो एनोड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है जिसको आपको ध्यान रखना है। ये आप एग्जाम में जरूर लिखें कि एनोड जो है वो लेड धातु का है और कैथोड जो है वो लेड डाइऑक्साइड की कोटिंग की गई लेड धातु का है। और विद्युत अपघट्य पदार्थ के रूप में हम यहाँ पे यूज करते हैं 38% सल्फ्यूरिक अम्ल का विलयन विद्युत अपघट्य का कार्य करता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि कैसे हम इसको फिगर बनाएंगे इस बैटरी का या लेड स्टोरेज बैटरी का, और क्या लिखेंगे इसकी संरचना के बारे में। आप जानते हैं लेड स्टोरेज बैटरी या फिर किसी भी बैटरी में दो प्रकार की अभिक्रियाएं होती हैं। एक होती है कैथोड अभिक्रिया और एक होती है एनोड अभिक्रिया। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे एनोड और कैथोड अभिक्रियाओं को लिखते हैं। तो देखिए, लेड स्टोरेज बैटरी की एनोड अभिक्रिया आपको दिखाई गई है। इस अभिक्रिया में Pb यानी कि जो लेड है वो लेड सल्फेट में कन्वर्ट हो रहा है और अभिक्रिया बैलेंस करने के लिए SO4 और 2 इलेक्ट्रॉन का उपयोग किया गया है। कैथोड अभिक्रिया में PbO2 यानी कि लेड डाइऑक्साइड लेड सल्फेट में कन्वर्ट हो रहा है और अभिक्रिया को बैलेंस करने के लिए सल्फेट आयन, हाइड्रोजन आयन और 2 इलेक्ट्रॉन और इधर वाटर के 2 मॉलिक्यूल का यूज किया गया है। यदि आपको ये दोनों अभिक्रियाएं ध्यान है, याद है, इन दोनों अभिक्रियाओं को आप जोड़ दें तो आपको कंप्लीट सेल रिएक्शन मिलता है। तो यदि सेल रिएक्शन हम प्राप्त करना चाहें तो इनको जोड़ना होगा। जोड़ते समय जो भी पदार्थ कैंसिल होने वाले हैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में बराबर बराबर हैं, उसको कैंसिल कर दें। जैसे 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, ये कैंसिल होने वाला था जिसको हमने कैंसिल कर दिया। बाकी कुछ ऐसा नहीं है जो दोनों तरफ यानी रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट साइड में कॉमन मिले, तो मीन्स और कुछ कैंसिल होने लायक नहीं दिख रहा है। तो बाकी जो बचा है उसको हम लिख देंगे। तो देखिए, यहाँ से हमने लिया Pb, फिर PbO2, SO4 एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, दोनों को एक साथ लिख दिया 2SO4 4H+, उसके बाद एरो, फिर यहाँ पे एक PbSO4 दूसरा PbSO4, दोनों को एक साथ 2 PbSO4 लिख दिया गया और 2H2O। और अब ये रिएक्शन हो गई सेल अभिक्रिया। मतलब यहाँ से एक बात क्लियर है कि आपको सेल रिएक्शन नहीं याद रखना है, आपको याद रखना है एनोड अभिक्रिया को और कैथोड अभिक्रिया को। बाकी जब भी आपको सेल रिएक्शन चाहिए, दोनों को जोड़ के आप सेल रिएक्शन प्राप्त कर सकते हैं। इसमें थोड़ा सा और हम लोग बदलाव करें तो यहाँ पे देखिए SO4 है, H+ है। अगर 2H+ को एक SO4 से जोड़ दिया जाए तो H2SO4 बनता है। तो क्योंकि यहाँ पे 4 H+ हैं और 2 SO4 है, तो दोनों को एक साथ मिलाकर हम लिख सकते हैं 2H2SO4। और बाकी सारे पदार्थ सेम है। देखिए यहाँ पे लेड धातु को रहने देंगे, PbO2 रहने देंगे, इसको मिला के हम 2 सल्फ्यूरिक अम्ल के मॉलिक्यूल लिख देंगे और बाकी सब ऐसे ही रहेगा। ये सेल रिएक्शन का एक ज़्यादा बेहतर फॉर्म हो गया, ज़्यादा बेहतर रूप हो गया। अब हम बात करेंगे इसके ट्रिक की। तो ट्रिक में आप ध्यान दें, आपको करना क्या है, आपको कैथोड अभिक्रिया और एनोड अभिक्रिया को ध्यान रखना है। तो यहाँ पर आप बहुत ही साधारण तरीके से याद रखें कि एनोड अभिक्रिया में लेड को लेड सल्फेट में कन्वर्ट करना होता है और कैथोड अभिक्रिया में लेड डाइऑक्साइड को लेड सल्फेट में कन्वर्ट करना होता है। तो बस आपको इतना ही याद करना है कि लेड स्टोरेज बैटरी की एनोड अभिक्रिया में लेड को लेड सल्फेट में कन्वर्ट करेंगे और कैथोड अभिक्रिया में लेड डाइऑक्साइड को लेड सल्फेट में कन्वर्ट करेंगे। अब देखें, इतना ही ध्यान रख के हम एनोड अभिक्रिया और कैथोड अभिक्रिया को कैसे प्राप्त कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एनोड अभिक्रिया की। आप जानते हैं एनोड अभिक्रिया इस प्रकार से है और हमने कहा कि आप याद रखें कि एनोड अभिक्रिया में लेड को लेड सल्फेट में कन्वर्ट करना है।
अब बस इसको बैलेंस करें, आपको एनसीईआरटी बुक की दी हुई अभिक्रिया प्राप्त हो जाएगी। तो देखिए इसको बैलेंस करते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ गैप बनाया है, हो सकता है कुछ पदार्थों को ऐड करना पड़े इस साइड में और इस साइड में भी हो सकता है ऐड करना पड़े, इसलिए दोनों तरफ खाली जगह रख लिया है। अर्ध अभिक्रिया को संतुलित करने के नियम मैंने आपको क्लास 11th में बताए थे, कई बार क्लास 12 में भी उसको हमने रिवाइज किया है, तो ठीक उसी नियमों को आपको लेकर चलना है। तो सबसे पहले हम परमाणु को बैलेंस करते हैं। तो देखिए यहाँ पर लेड एक एटम है, यहाँ पर भी लेड का एक एटम है, ये दोनों बैलेंस है। यहाँ पर SO4 है यानी सल्फर है, तो इधर सल्फर है ही नहीं, तो रिएक्टेंट साइड में कुछ ऐसा पदार्थ लगाना होगा जो सल्फर दे, जिसमें सल्फर उपस्थित हो। अब क्वेश्चन ये है कि आप ऐसा कौन सा पदार्थ लगाएं। तो आप अपने सेल में देखेंगे यानी लेड स्टोरेज बैटरी में चेक करेंगे कि क्या कोई ऐसा पदार्थ है जिसमें सल्फर उपस्थित है। तो आप जानते हैं कि विद्युत अपघट्य के रूप में आपने सल्फ्यूरिक एसिड यूज किया है, तो सल्फ्यूरिक एसिड से सल्फेट आयन मिला था, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड टूटेगा तो सल्फेट आयन बनेगा। तो हम सल्फेट आयन का यूज कर सकते हैं सल्फर की कमी को पूरा करने के लिए। तो देखिए यहाँ पर हमने लगा दिया है सल्फेट आयन यानी SO4 2-। तो अब देखिए सल्फर और ऑक्सीजन दोनों बैलेंस हो गए, लेड भी बैलेंस हो गया, मतलब रिएक्टेंट साइड के परमाणु और प्रोडक्ट साइड के परमाणु समान हो गए यानी बैलेंस हो गए। जब एटम बैलेंस हो जाते हैं तो आप चार्ज बैलेंस करते हैं। तो देखिए चार्ज कैसे बैलेंस करते हैं। देखिए रिएक्टेंट साइड में Pb पर नेट चार्ज 0 है, लेकिन SO4 का चार्ज है 2- यानी रिएक्टेंट साइड का कुल चार्ज है 2-, जबकि प्रोडक्ट साइड में बस PbSO4 है जिसपे कोई चार्ज नहीं है, यानी प्रोडक्ट साइड का कुल चार्ज 0 है। तो एक साइड का चार्ज है -2 और एक साइड का चार्ज है 0, यानी कि दोनों साइड के चार्ज बराबर नहीं है या बैलेंस नहीं है। तो बैलेंस करने के लिए आप इलेक्ट्रॉन का यूज करते हैं और इलेक्ट्रॉन को उस साइड में रखते हैं जिधर चार्ज ज्यादा हो। तो आप सोचो -2 है एक साइड का और एक साइड का चार्ज 0 है, तो 0 और -2 में बड़ा कौन सा है। तो शायद आपका आंसर होगा 0 बड़ा है, क्योंकि 0 ही बड़ा होता है। आप जानते हैं माइनस वाली संख्याएं छोटी होती हैं 0 से। तो इधर का चार्ज ज्यादा है, तो जिधर चार्ज ज्यादा होता है यानी उधर इलेक्ट्रॉन का यूज करते हैं, यानी कि इस बार प्रोडक्ट के साइड में इलेक्ट्रॉन को लगाएंगे। कितने इलेक्ट्रॉन रखें कि दोनों साइड के चार्ज बराबर हो जाए। तो 2 इलेक्ट्रॉन यदि इधर रख देते हैं हम, तो 2- इधर भी हो गया और 2- चार्ज रिएक्टेंट साइड का भी हो गया। तो इस प्रकार से दोनों साइड के चार्ज आपस में बैलेंस हो गए। और अब आप देखिए आपको एनोड अभिक्रिया प्राप्त हो चुकी है। तो उम्मीद है बात आपको समझ में आई है। बस आप इतना ध्यान रखिए कि लेड को लेड सल्फेट में कन्वर्ट करेंगे। और यदि आप एनोड अभिक्रिया को समझ गए हैं तो ठीक इसी प्रकार से कैथोड अभिक्रिया को भी आप सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए ये है आपके सेल की कैथोड अभिक्रिया। हमने आपको ट्रिक दिया कि आप बस ये ध्यान रखें कि लेड डाइऑक्साइड को लेड सल्फेट में कन्वर्ट करेंगे, यही है कैथोड अभिक्रिया। रिएक्शन को बैलेंस करेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने गैप बना लिया है ताकि इधर भी कुछ लिखना होगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी, इधर भी कुछ लिखना होगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी। हाफ रिएक्शन को बैलेंस करने का तरीका अभी आपने देखा, उसी तरीके से आपको इसको भी बैलेंस करना है। तो यहाँ पे देखिए लेड डाइऑक्साइड में एक लेड का एटम है, प्रोडक्ट साइड में भी एक लेड का एटम है, बैलेंस है। इधर 2 ऑक्सीजन है, इधर 4 ऑक्सीजन है। या फिर देखिए इधर सल्फर है, इधर सल्फर नहीं है। तो सबसे पहले ऑक्सीजन को बैलेंस कर लेते हैं। तो देखिए इधर 2 ऑक्सीजन है, इधर 4 ऑक्सीजन है। तो इसको छोड़ते हैं, पहले सल्फेट को बैलेंस कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पे सल्फर है, तो सल्फर की कमी के लिए अभी हमने बताया आपको कि आपके सेल में सल्फेट आयन है जिसका प्रयोग करेंगे आप सल्फर को बैलेंस करने के लिए। तो एक सल्फर को बैलेंस कर दिया हमने एक सल्फेट आयन लगाकर, तो इससे सल्फर और ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गए। बस यहाँ का ये जो 2 ऑक्सीजन है अब ये एक्स्ट्रा है रिएक्टेंट साइड का। प्रोडक्ट साइड में इसी 2 ऑक्सीजन की भी कमी है, तो इस ऑक्सीजन के लिए हम यहाँ पे जल के 2 अणु लगा देते हैं। तो 2H2O। अब देखें आप, एक Pb इधर एक Pb इधर, सल्फर इधर तो सल्फर भी इधर, 4 ऑक्सीजन और 2 ऑक्सीजन यहाँ के, 2 ऑक्सीजन यहाँ से बैलेंस हो गए। लेकिन इधर 4 हाइड्रोजन एटम जो हो गए वो एक्स्ट्रा हो गए प्रोडक्ट साइड। तो रिएक्टेंट साइड में इसको बैलेंस करेंगे हम हाइड्रोजन आयन लगाकर। क्लास 11th में आपको मैंने बताया था कि ऑक्सीजन की कमी के लिए आप आवश्यकता अनुसार जल का यूज कर सकते हैं। हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए आप H+ का यूज कर सकते हैं यदि मीडियम एसिडिक हो। और आप जानते हैं लेड एसिड बैटरी में आपने
H2SO4 का यूज किया है, यानी कि मीडियम जो है एसिडिक है, इसलिए H प्लस का हम यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे 4H प्लस रखने के बाद हाइड्रोजन की संख्या भी बराबर हो चुकी है। तो जब परमाणु बराबर हो गए हैं तो आप चार्ज को बैलेंस करें। तो देखिए रिएक्टेंट साइड में चार्ज कितना है, तो यहाँ पे PbO2 पे कोई चार्ज नहीं है, जीरो है। यहाँ पे 2 माइनस है और यहाँ पे 4 प्लस है। 4 प्लस कैसे है, क्योंकि एक H का चार्ज 1 प्लस है, तो 4H का चार्ज हो गया 4 प्लस। या आप चार्ज मतलब जो आगे होता है इसका चार्ज में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 4 और इंटू +1 तो +4 का चार्ज हो गया। तो नेट चार्ज कितना हो गया, तो नेट चार्ज हो गया 2 माइनस, यहाँ 4 प्लस, तो 4 प्लस में से 2 माइनस कैंसिल हो गया, प्लस का 2 बच गया। प्रोडक्ट साइड का चार्ज 0 है। अब बताओ रिएक्टेंट साइड में +2 चार्ज है, प्रोडक्ट साइड में 0 है, तो चार्ज ज़्यादा किधर? आपका आंसर होगा रिएक्टेंट साइड में। जिधर चार्ज ज़्यादा होता है उधर इलेक्ट्रॉन लगाते हैं, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन का यूज कर दिया हमने। तो 2 इलेक्ट्रॉन से क्या हो गया, देखो यहाँ 2 माइनस, यहाँ 2 माइनस, 4 माइनस, 4 प्लस, यानी कि रिएक्टेंट साइड का भी चार्ज 0 हो गया, प्रोडक्ट साइड का चार्ज भी 0 है। तो इस प्रकार से चार्ज भी अब बैलेंस हो चुका है। और आप देख रहे हैं कि यही है आपके सेल की कैथोड अभिक्रिया। तो इस प्रकार से आपको कैथोड अभिक्रिया प्राप्त हो जाएगी। और एक बार एनोड अभिक्रिया और कैथोड अभिक्रिया प्राप्त कर लिए, आप चाहें तो जोड़ के आप सेल रिएक्शन भी प्राप्त कर सकते हैं। जब बैटरी में अभिक्रियाएं होती हैं तो क्या अभिक्रियाएं होती हैं? अभी हम उन अभिक्रियाओं की बात करेंगे जिन अभिक्रियाओं की वजह से जो सेल होगा वो कंटिन्यूअस डिस्चार्ज होता रहेगा। मतलब हमने क्या किया कि बैटरी लिया और बैटरी में एक बल्ब जोड़ दिया। अब जानते हैं कि अभिक्रियाएं होंगी, विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होगी और उस विद्युत ऊर्जा से बल्ब जलेगा और बल्ब के जलने के साथ साथ बैटरी डिस्चार्ज भी होगी। अब इस प्रोसेस में जब बैटरी डिस्चार्ज हो रही है तो कौन सी अभिक्रियाएं होती हैं? तो देखिए ये है डिस्चार्जिंग की एनोड अभिक्रिया, जिसमें लेड होगा और सल्फेट आयन होगा। ये दोनों आपस में मिलकर लेड सल्फेट बनाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन मुक्त होगा। ये अभिक्रिया कैसे ध्यान रखनी है ये भी मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और कैथोड पे क्या अभिक्रिया होगा, तो PbO2 है, सल्फेट आयन हाइड्रोजन आयन के साथ ये अभिक्रिया करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लगेंगे और PbSO4 बनेगा और जल के 2 अणु भी बनेंगे। इन अभिक्रियाओं को याद रखना होता है आपको, और कैसे याद रखना है पिछली वीडियो में मैंने एक ट्रिक के माध्यम से आपको बताया था। अब यदि इन दोनों अभिक्रियाओं को हम जोड़ दें जो कि एनोड पर और कैथोड पे हो रही हैं, तो हमको मिल जाएगा कि ओवरऑल रिएक्शन क्या चल रहा है सेल में। तो देखिए जोड़ते समय हम जो भी चीज़ें कैंसिल होने लायक रहेंगी, मीन्स रिएक्टेंट की तरफ और प्रोडक्ट की तरफ दोनों तरफ उपस्थित हैं, उसको कैंसिल कर देंगे। जैसे कि यहाँ के 2 इलेक्ट्रॉन रिएक्टेंट में, ये 2 इलेक्ट्रॉन प्रोडक्ट में है, तो कैंसिल कर दिए। बाकी और भी कुछ कैंसिल होने लायक दिख रहा है आपको, तो और तो कुछ कैंसिल होने लायक नहीं है, तो बाकी सबको लिख लेंगे। तो देखिए यहाँ से Pb ले लिए, यहाँ से PbO2, यहाँ से SO4 माइनस और एक SO4 माइनस यहाँ पर है, तो दोनों को एक साथ मिलाकर 2SO4 माइनस लिख दिए और यहाँ से 4H प्लस। देखिए यहाँ पर PbSO4 2 बार है, तो दोनों को एक साथ 2PbSO4 और प्लस 2H2O को यहाँ से ले लिए। तो ये हो गई सेल की अभिक्रिया जो डिस्चार्जिंग के समय सेल में चल रही है। यानी सेल का हम यूज कर रहे हैं, सेल या क्या बैटरी का हम यूज कर रहे हैं, और बैटरी डिस्चार्ज हो रही है क्योंकि विद्युत ऊर्जा उत्पन्न कर रही है, और उस समय बैटरी में ये अभिक्रिया चल रही है। यदि इसको थोड़ा सा और अच्छे से लिखें हम, तो यहाँ पे देखिए सल्फेट आयन और हाइड्रोजन आयन को आपस में जोड़ देंगे तो ये सल्फ्यूरिक अम्ल बन जाएगा। तो देखिए रिएक्शन हो जाएगा, लेड यानी Pb, फिर PbO2 और यहाँ से 2 सल्फेट आयन 4 हाइड्रोजन आयन से जुड़ेंगे तो 2H2SO4 बनेगा, और यहाँ से बचेगा 2PbSO4 2H2O। ये सेल की डिस्चार्जिंग अभिक्रिया है। बात क्लियर है? अब देखते हैं कि डिस्चार्जिंग अभिक्रिया से हम क्या समझ पा रहे हैं सेल के बारे में। तो देखिए यहाँ पर लेड स्टोरेज बैटरी को हमने बहुत ही सिंप्लीफाई करके बना रखा है डिस्चार्जिंग अभिक्रिया में होने वाले परिवर्तनों को समझने के लिए। और आप जान रहे हैं कि डिस्चार्जिंग के कब होगा, कि जब हम इसको एनोड को कैथोड को आपस में धातु के तार से जोड़ के बीच में बल्ब लगा देंगे, तो बैटरी यूज हो रही है यानी डिस्चार्ज हो रही है, और डिस्चार्ज होते समय बैटरी में ये अभिक्रिया हो रही है डिस्चार्जिंग वाली। बात क्लियर है? अब इस अभिक्रिया से आप समझ सकते हैं कि जो लेड है वो लेड सल्फेट में बदल रहा है, जो लेड डाइऑक्साइड है यानी PbO2 है ये भी लेड सल्फेट में बदल रहा है।
एक्चुअल में इस बैटरी में लेड है कहाँ पर, तो लेड आपका एनोड पे है, यानी एनोड ही लेड का बना है। तो धीरे धीरे क्या हो रहा है, जब ये बैटरी काम कर रही है, यानी बैटरी से हम ये बल्ब जला रहे हैं, तो क्या हो रहा है कि एनोड का जो लेड है वो लेड सल्फेट में बदल रहा है, और ये लेड सल्फेट एनोड के ऊपर एक परत के रूप में जमता जा रहा है। ठीक है, इस बात को हम समझते हैं। और साथ में देखें, इस अभिक्रिया के होने से विद्युत ऊर्जा भी उत्पन्न हो रही है। तो देखिए यहाँ पर मैंने एक फिगर में आपको दिखा दिया कि देखिए जो आपका लेड था वो तो पतला हो गया, और उसके चारों तरफ ये सफ़ेद कलर की एक परत आ गई। ये जो सफ़ेद कलर का परत है आपका, यही है लेड सल्फेट का। दूसरी बात आप ध्यान दें, PbO2 भी लेड सल्फेट में बदल रहा है। PbO2 कहाँ है, PbO2 ही कैथोड है। तो कैथोड पर भी क्या हो रहा है कि लेड सल्फेट का परत बन रहा है, यानी कि PbO2 कन्वर्ट हो रहा है लेड सल्फेट में। तो देखिए यहाँ पर लेड सल्फेट की एक परत बन गई है। और तीसरी बात जो आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि इस सेल अभिक्रिया के दौरान H2SO4 का उपयोग हो रहा है। जो यहाँ पर विद्युत अपघट्य है H2SO4, उसका उपयोग हो रहा है। यानी कि हम कह सकते हैं H2SO4 की सांद्रता में कमी आ रही है, जो विलयन है इसकी सांद्रता में कमी आ रही है। बात क्लियर है। जब ऐसा कुछ देर तक होता रहता है, तो कुछ देर होने के बाद क्या होता है कि एनोड पर ये लेड सल्फेट की परत पूरी बन जाती है, कैथोड पर भी लेड सल्फेट की परत बन जाती है, और साथ में H2SO4 विलयन जो विद्युत अपघट्य है इसकी सांद्रता बहुत कम हो जाती है। और एक ऐसी अवस्था आती है कि सेल में जो ये विद्युत ऊर्जा उत्पन्न हो रही थी ये बंद हो जाती है, यानी सेल अभिक्रिया नहीं हो पाती है। और इस अवस्था को हम कहते हैं कि बैटरी डिस्चार्ज हो गई है। तो चलिए पहले इतनी बात को लिखते हैं और फिर एक बार और समझते हैं कि डिस्चार्जिंग का क्या अर्थ है। तो देखिए यहाँ पे लिखा गया है, मैं सेल या फिर आप कह सकते हैं बैटरी से विद्युत ऊर्जा ग्रहण करने की प्रक्रिया, यानी कि डिस्चार्जिंग ऑफ द सेल में सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग होता है या उपभोग होता है, और इस कारण सेल में उपस्थित सल्फ्यूरिक अम्ल तनु हो जाता है। दोनों प्रकार के इलेक्ट्रोडों पर PbSO4 का सफ़ेद अवक्षेप जमा हो जाता है। जब सल्फ्यूरिक अम्ल पर्याप्त तनु हो जाता है तथा दोनों प्रकार के इलेक्ट्रोड PbSO4 से आच्छादित हो जाते हैं, में ढक जाते हैं, तो सेल अभिक्रिया रुक जाती है, अर्थात बैटरी डिस्चार्ज हो गई है। बात क्लियर है। तो डिस्चार्जिंग का मीन्स आपको समझ में आ रहा होगा। हमने क्या कहा कि देखिए लेड जो है, जो एनोड है वो लेड सल्फेट में बदल रहा है, PbO2 भी लेड सल्फेट में बदल रहा है, और इस प्रकार दोनों ही इलेक्ट्रोडों पर लेड सल्फेट की परत बन गई जो अभिक्रिया में बाधक है, और साथ में सल्फ्यूरिक अम्ल भी कंटिन्यूअस यूज हुआ है, जिसकी वजह से विद्युत अपघट्य में सल्फ्यूरिक अम्ल की सांद्रता घट गई, और इन कारणों की वजह से सेल में होने वाली ये रिएक्शन जो कि विद्युत ऊर्जा उत्पन्न कर रही थी ये बंद हो गई है। और सेल में होने वाली रिएक्शन बंद हो गई है, तब इस बल्ब का जलना बंद हो गया है, और हमने कहा कि हमारी बैटरी डेड हो गई या डिस्चार्ज हो गई। उम्मीद है बात आपको समझ में आ गई है। अब देखते हैं कि जब चार्ज करते हैं तो कैसे चार्ज हो जाती है बैटरी। कुछ आइडिया आप लगा सकते हैं। चार्ज करने का अर्थ ये है कि फिर से ये लेड सल्फेट का जो परत है ये हट जाए, फिर से ये पूरी तरह से लेड का बन जाए, ये PbO2 का बन जाए, और सल्फ्यूरिक अम्ल की जो सांद्रता घट गई है वो सांद्रता वापस आ जाए, तो फिर से बैटरी अपनी पुरानी अवस्था में आ गई, अर्थात बैटरी चार्ज हो जाएगी। अब क्वेश्चन है कि ऐसा कैसे होगा। तो ऐसा करने के लिए हम क्या करेंगे कि जो ये डिस्चार्ज बैटरी है इसके दोनों ध्रुवों को, मतलब एनोड और कैथोड को धातु के तार से जोड़ेंगे, और बीच में हम चार्जर लगा देंगे। देखिए यहाँ पे चार्जर जोड़ दिया गया है। चार्जर का जो माइनस वाला पॉइंट है, मतलब माइनस वाला सिरा है, वो एनोड से, यानी ऋण वाले को ऋण से और धन वाले को धन से, धन वाले को कैथोड से या धन से जोड़ देंगे। चार्जर एक ऐसा उपकरण होता है कि जो AC करंट को DC करंट में कन्वर्ट करके बैटरी को सप्लाई करता है। तो ध्यान रखें कि बैटरी को चार्ज करना है, यदि लेड स्टोरेज बैटरी को चार्ज करना है तो DC करंट का यूज करेंगे। DC करंट कैसे मिलेगा? हम एक मशीन यूज करेंगे, चार्जर जिसको कहते हैं, जो AC करंट को DC करंट में कन्वर्ट करके बैटरी को सप्लाई करेगा, जिससे बैटरी चार्ज हो जाएगी। चार्ज करते समय आपको ध्यान रखना है कि जो DC करंट है उसका ऋण वाला जो भाग है, यानी कि जो नेगेटिव टर्मिनल है, उसको एनोड से जोड़ें और पॉजिटिव टर्मिनल को कैथोड से जोड़ें, तभी बैटरी चार्ज होगी।
उल्टा जोड़ देंगे तो फिर चार्ज नहीं हो पाएगी। अब यदि ऐसा हमने जोड़ दिया, चार्जर लगा दिया, तो क्या हो, तो जो भी अभिक्रियाएं हो रही थी पहले डिस्चार्जिंग के समय, चार्जिंग के समय ठीक उसकी अपोजिट होने लगती है। जैसे देखें यहाँ पर एनोड पे अभिक्रिया होने लगती है कि PbSO4 इलेक्ट्रॉन के कारण टूटता है और इससे Pb और SO4 माइनस यानी 2 माइनस सल्फेट आयन बनते हैं। ये अभिक्रिया कुछ अलग अभिक्रिया नहीं है, ये अभिक्रिया यही है जो आपने डिस्चार्जिंग के समय पढ़ा था। डिस्चार्जिंग के समय आपने इस अभिक्रिया को याद किया था, बस इसको उल्टा कर लेना है चार्जिंग के दौरान। तो चार्जिंग में आपको ध्यान रखना है, जब बैटरी चार्ज होती है तो एनोड पर अभिक्रिया होने वाली अभिक्रिया उल्टी हो जाती है, कैथोड पर होने वाली अभिक्रिया उल्टी हो जाती है और पूरे सेल में होने वाली अभिक्रिया उल्टी हो जाएगी, यानी रिवर्स होने लगेगी। तो इसको अलग से याद नहीं करना है आपको, अब बस डिस्चार्जिंग वाला याद रखें, उसको उल्टा करके लिख दें तो चार्जिंग वाला हो गया। तो इन दोनों को रिलेट करा के मैंने आपको समझाया कैसे याद रखेंगे। अब ऐसे ही चार्जिंग के दौरान कैथोड पे जो अभिक्रिया होगी, यहाँ पे देखिए एक बात ध्यान रखें कि यदि ऐसा हुआ तो जो ये लेड सल्फेट की परत है सफ़ेद वाली, ये समाप्त हो जाएगी क्योंकि लेड सल्फेट फिर से लेड में बदल गया है। तो ये जो एनोड है जिस पे लेड सल्फेट, जो लेड सल्फेट से आच्छादित हो गया है, ढक गया है, वो वापस अपनी अवस्था में आ गया इस अभिक्रिया के कारण चार्जिंग के दौरान। अब बात करें कैथोड की, तो कैथोड पर भी एक अभिक्रिया होगी जो कि कैथोड का डिस्चार्जिंग वाली अभिक्रिया का ठीक उल्टा है। यहाँ पे लिखा गया है PbSO4 है और जल है और ये PbSO4 को फिर से PbO2 में बदल देगा और PbO2 में बदलने के कारण जो ये सफ़ेद कलर की परत आ गई थी ये समाप्त हो जाएगी और कैथोड अपने वापस अवस्था में आ जाएगा। अब क्वेश्चन है कि इस अभिक्रिया को याद कैसे रखें। तो डिस्चार्जिंग वाली रिएक्शन यदि आपको याद है, कैथोड की डिस्चार्जिंग वाली रिएक्शन, इसी को उल्टा कर देना है, जो प्रोडक्ट है उसको रिएक्टेंट बना लेना है और रिएक्टेंट को प्रोडक्ट बना के लिख देना है। इस प्रकार से आप चार्जिंग वाली अभिक्रिया को ध्यान रखेंगे। उम्मीद है बात आपको समझ में आ रही है। तो चलिए इस डिस्चार्जिंग वाले रिएक्शन को यहाँ पे हटाते हैं। ये हमने बस यहाँ पे रिलेट करके समझाने के लिए लिखा। आप देखें यहाँ पर जो भी रिएक्टेंट थे इधर प्रोडक्ट बन गया और जो यहाँ पे प्रोडक्ट थे इधर हमने रिएक्टेंट के रूप में यूज कर लिया। तो ये हो गया एनोड का चार्जिंग अभिक्रिया, कैथोड की चार्जिंग अभिक्रिया। यदि इन दोनों को जोड़ दें तो सेल की चार्जिंग अभिक्रिया आपको मिलेगी। तो जोड़ते समय देखिए कुछ कैंसिल होने लायक है, 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो रहे हैं। ये रिएक्टेंट में 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ के 2 इलेक्ट्रॉन प्रोडक्ट साइड में है, कैंसिल हो गए और बाकी सब कुछ कैंसिल होने वाला नहीं है, तो बाकी सबको हम ऐसे लिख लेंगे। तो देखिए PbSO4 और एक बार और PbSO4 यानी 2 PbSO4, यहाँ 2H2O। रिएक्टेंट की तरफ के सारे पदार्थ नोट कर लिए गए। प्रोडक्ट की तरफ देखें Pb, PbO2, SO4 2 माइनस, एक बार यहाँ दोनों को एक साथ 2SO4 2 माइनस लिख दिया और 4H प्लस। अब आप जानते हैं सल्फेट आयन और हाइड्रोजन आयन यदि आपस में जोड़ दिए जाएं तो सल्फ्यूरिक अम्ल बनेंगे। क्योंकि 2 सल्फेट आयन है, 4 हाइड्रोजन आयन है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल के 2 अणु बनेंगे। तो सेल की चार्जिंग अभिक्रिया यदि हम अच्छे से लिखें तो लिखेंगे 2 PbSO4 प्लस 2H2O Pb और यहाँ PbO2 और प्लस 2H2SO4। ये है सेल की चार्जिंग अभिक्रिया, जो कि सेल के डिस्चार्जिंग अभिक्रिया का ठीक उल्टा है। अब देखिए जब ये चार्जिंग अभिक्रिया, सेल के चार्जिंग अभिक्रिया को आप देख रहे हैं तो आपको समझ में आ रहा है कि सल्फ्यूरिक अम्ल वापस बन रहा है। तो देखिए यहाँ पे ये चार्जिंग अभिक्रिया से आप समझिए जो लेड सल्फेट बन गया था एनोड पर वो समाप्त होकर लेड बन गया, लेड सल्फेट बन गया था कैथोड पर वो PbO2 बन गया और साथ में जो सल्फ्यूरिक अम्ल कम हो गया था वो सल्फ्यूरिक अम्ल वापस बन गया। यानी कि जो विद्युत अपघट्य का विलयन था सेल में, जो कि तनु हो गया था, वो वापस अपनी सांद्रता को प्राप्त कर लिया और इस प्रकार हमारा सेल अपने पूर्ववत अवस्था में, पूर्व की अवस्था में वापस आ गया। यानी कि अब सेल चार्ज हो चुका है जिसका पुनः हम उपयोग कर पाएंगे। तो आप जानते हैं द्वितीयक बैटरी की यही खास बात है कि एक बार डाउन हो जाने के बाद उसको पुनः चार्ज कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये चार्ज हो जाएगा और ये चार्जिंग की अभिक्रियाएं होंगी। अब यदि इसको कंपेयर कर लें आप डिस्चार्जिंग वाली अभिक्रिया से तो आपको अलग से रटने की जरूरत नहीं है। देखिए डिस्चार्जिंग की अभिक्रिया है, इसका ठीक अपोजिट आपको लिखा गया है चार्जिंग की अभिक्रिया। यहाँ पे देखिए जो चीज़ें रिएक्टेंट साइड में है वही चीज़ें प्रोडक्ट साइड में हैं। यहाँ पे जो प्रोडक्ट है वही यहाँ का रिएक्टेंट है। तो इस प्रकार से आप ध्यान रखेंगे चार्जिंग और डिस्चार्जिंग। तो चलिए डिस्चार्जिंग के बारे में कुछ लिखते हैं, कैसे लिखेंगे।
निरावेशित यानी कि डिस्चार्ज लेड संचायक मतलब जो डिस्चार्ज हो चुकी है ऐसी लेड संचायक बैटरी या सेल को विपरीत दिशा में किसी बाह्य स्रोत से डिस्ट धारा यानी डीसी करंट प्रवाहित करके पुनः आवेशित यानी रिचार्ज किया जा सकता है। इसके लिए संचायक सेल के ऋणात्मक इलेक्ट्रोड को डिस्ट धारा स्रोत के ऋणात्मक टर्मिनल से तथा बैटरी के धनात्मक इलेक्ट्रोड को डिस्ट धारा स्रोत के धनात्मक टर्मिनल से जोड़ा जाता है। विद्युत धारा प्रवाहित करने पर इलेक्ट्रोड अभिक्रियाएं उत्क्रमित यानी रिवर्स हो जाती हैं, जिससे लेड सल्फेट ऋणात्मक इलेक्ट्रोड पर लेड में तथा धनात्मक इलेक्ट्रोड पर PbO2 में परिवर्तित हो जाता है तथा सल्फ्यूरिक अम्ल वापस बनता है, जिससे सल्फ्यूरिक अम्ल की सांद्रता बढ़ जाती है, विद्युत अपघट्य अपनी वापस अवस्था में आने लगता है और इस प्रकार से बैटरी चार्ज हो जाती है। उम्मीद है कि आज की वीडियो से आपको फायदा होगा, आपको समझ में आया है डिस्चार्जिंग क्या है, चार्जिंग क्या है डिस्चार्जिंग और चार्जिंग की अभिक्रियाएं और कैसे याद रखेंगे इन अभिक्रियाओं। यदि वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के